नमस्कार, नजरिया कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कल 1 फरवरी को जो मोदी सरकार अपना 10वां बजट पेश करने जा रही है, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 6वां बजट है। क्या देखने को मिल सकता है इस बजट में? हालांकि ये वोट ऑन अकाउंट कहा जाएगा इस बजट को, या लेखानुदान भी कह सकते हैं, अंतरिम बजट भी कह सकते हैं। चूंकि 2 महीने बाद देश में आम चुनाव होने हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार कुछ कल्याणकारी योजनाएं या ये कहिए कि दूसरे हाथ से कुछ बातों की घोषणा कर सकती है, जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास कर सकती है। और फिर भी हम देखें जो ट्रेंड चल रहा है विगत 10 वर्षों से मोदी सरकार का, तो अर्थ विशेषज्ञ उसे किस रूप में लेते हैं, क्या उनका आकलन है, बजट की क्या क्या खासियत हो सकती हैं, क्या क्या खूबियां हो सकती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम नजरिया में। विषय है बजट पे चर्चा। और मैं एक बार परिचय करा दूं अपने पैनल का। तो मेरे दाईं ओर हैं सीए आशीष जैन साहब, सीए सर्वेश कुमार वाजपेयी साहब, और मेरे बाईं ओर हैं जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में भी है मेरे साथ सीए मोहन कुकरेजा साहब, सीए प्रार्थना जालान और सीए विवेक अग्रवाल साहब। आप शहर की जानी मानी अर्थ विशेषज्ञ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हम इनसे आकलन करते हैं इनका क्या क्या आकलन रहने वाला है। जी कुकरेजा साहब। देखिए, जैसे ही बजट लोगों को समझ में आता है कि बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न होता है कि इसमें मेरे लिए क्या आने वाला है। जो वेतनभोगी होते हैं उनको लगता है हमारे लिए क्या आने वाला है, जो व्यापार से संबंधित होते हैं उनको लगता है कि हमारे लिए क्या आने वाला है। तो हर तबका अपने लिए बजट में कुछ न कुछ ढूंढ रहा होता है। लेकिन जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि ये बजट फुल फ्लैश बजट नहीं है, ये बजट इंटरिम बजट है, या कहें तो वोट ऑन अकाउंट है। इस बजट में लोक लुभावन योजनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी परंपरा रही है, क्योंकि ये बजट केवल इस फरवरी से लेकर जब तक नई सरकार का गठन होगा उसको एक तरीके से अकाउंट फॉर करने के लिए ये बजट लाया जाता है, और फुल फ्लैश बजट सरकार के गठन के बाद आएगा। लेकिन क्योंकि इलेक्शन भी हैं आगे, तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ चीज़ें, जैसा आपने अभी कहा, ला सकती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो जनता की अपेक्षा है उस पर हम अपने एक्सपर्ट से जो है बात करेंगे। और मैं शुरुआत करूंगा विवेक अग्रवाल जी से, जो कि सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं विवेक जी आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय में जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं। जैसे पहले एक जिसको अपनी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। तो जनमानस को एक साधारण शब्दों में समझाइए कि ये क्या होता है और इसका कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, और इस बजट में आपको क्या लगता है अगर उसमें कुछ कमियां हैं या उसमें कुछ ऐसे सुधार की आवश्यकता है तो क्या आ जाए जिससे जनता खुश हो सकती है। देखिए, जो न्यू टैक्स रिजीम है, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम, तो सरकार ने 2 साल पहले न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा करी और एक करदाता को एक ऑप्शन दिया कि अपनी आय का आप आकलन करें और जो भी टैक्स आपके लिए बेनिफिशियल हो आप उसके हिसाब से, चाहे तो आप पुराने प्रावधान के हिसाब से या नए प्रावधान के हिसाब से आप टैक्स दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये था कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर आप वेतनभोगी हैं, कर्मचारी हैं, तो आप उसको कितनी भी बार स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक व्यापारी हैं या एक प्रोफेशनल हैं तो आप उसको स्विच नहीं कर सकते। आपके पास वो ऑप्शन केवल 2 बार ही आपको अवेलेबल होता है। और साथ में जब ये पहली बार लाया गया था न्यू टैक्स रिजीम, तब इसमें छूट का जो दायरा था वो बहुत कम था। तो इसीलिए जब पिछले गत वर्ष में जब बजट की घोषणा की गई तो इसमें छूट का जो दायरा था उसको बढ़ाया गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन को इसके अंदर लाया गया और भी कुछ छूटों का इसमें आकलन किया गया। और इस बार एक अपेक्षा रहेगी कि जैसे एनपीएस, जो आजकल न्यू पेंशन स्कीम जो है, उसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है सरकारी कर्मचारी के केस में 14% होता है और प्राइवेट के केस में वो 10% है। तो सरकार शायद उसको भी बढ़ा करके 14% पे लेकर के आए, और साथ ही साथ जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो कर्मचारी का खुद का होता है उसकी छूट नहीं मिलती उसको नए प्रोविजन में।
तो शायद जो कर्मचारी का जो अंशदान है उस पर भी छूट का प्रावधान इस नए बजट में करने का सरकार कुछ प्लान बनाए। विवेक जी, आपसे ये और जानना चाहूंगा, जैसे हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था तो वह पुरानी पेंशन पर जो कांग्रेस ने था उसने अपना कहा था कि पुरानी पेंशन लागू करेंगे, तो रिजल्ट भी ये माना गया था कि उसका काफी प्रभाव रहा पुरानी पेंशन का और वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। तो क्या उम्मीद की जा सकती है, और कई राज्यों में भी ये घोषणा हुई है, पुरानी पेंशन लागू की गई है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है, या फिर जो नई पेंशन योजना है उसमें कुछ मॉडर्नाइज कर सकती है, उसमें कुछ? देखिए, अगर सरकार के रुख को देखें और जैसा कि कोऑर्डिनेटर मोहन कुकरेजा जी ने जो शुरुआत करी थी कि लोक लुभावन, जी, तो जनता की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जब अगर इलेक्शन आने वाले हैं तो लोक लुभावन बजट आ सकता है। लेकिन अगर हम इस सरकार का, बीजेपी खासतौर से अगर बीजेपी की सरकार का अगर ट्रेंड देखें तो कभी भी ये लोक लुभावन में विश्वास नहीं रखती है, और कहीं ना कहीं एक दूरगामी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रावधान से दूरगामी क्या रिजल्ट देश के लिए और अर्थ के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए प्रावधान लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं चूंकि इलेक्शन ईयर भी है और करदाता भी एक्सपेक्ट करता ही है, तो मुझे लगता है कि विचार जरूर करेगी सरकार। जी, ठीक है। मैं सर वाजपेयी जी के पास आना चाहूँगा। सर, आपका एक बड़ा बहुत काफ़ी सालों का अनुभव है और आपने काफ़ी बजट्स देखे हैं, काफ़ी सरकारें देखी हैं, और आपने वित्तीय स्थितियां जो होती हैं उसको उतार और चढ़ाव यहाँ मौजूद पैनल में सबसे ज़्यादा देखा है। आज की अगर हम बात करें तो आज जीडीपी जो है बहुत अच्छी जा रही है, 6.5% के आसपास है, इन्फ्लेशन भी लगभग कंट्रोल में है, फिस्कल डेफिसिट भी 6% के नीचे चल रहा है। और अगर देखें तो हर पैरामीटर पर, अगर हम मैक्रो पैरामीटर्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है शाइनिंग है, सब कुछ शाइनिंग है। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी में बात करते हैं, व्यापारियों से एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करते हैं आप, तो वो दूसरी पिक्चर भी कई बार बता रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मैक्रोस दिखाई देते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज होती है, क्या इसमें फर्क है? और अगर ये फर्क है तो बजट में ग्राउंड रियलिटीज को चेंज करने के लिए क्या आ सकता है या आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बजट से संबंधित प्रश्न है, तो जैसा आपने खुद ही बताया कि ये इंटरिम बजट है। यहाँ पे इस बजट में मेन चीज़ें दो आने वाली हैं। एक तो जो आगामी तक हमारा खर्चा का बहन होगा उसका बजट किस हिसाब से एलोकेट होगा, अभी तक की क्या रेवेन्यू आ गई हैं और आगे कैसे पूरी होंगी उसको। इसमें कायदे से या जो पहले रही है स्ट्रेटजी, इसमें जो पिछले साल कुछ कमियां रह गई घोषणाओं से, या उस घोषणाओं में कुछ कमी थी, उनका रेक्टिफिकेशन इसमें किया जा सकता है। कि आपको इम्प्लीमेंटेशन से अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सेक्शन 43B पे बहुत ज्यादा विषय है। इसको लेकर के गवर्नमेंट कुछ चेंज ला सकती है, या तो उसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर सकती है, या इसमें कुछ डिफिकल्टी जो है उनको दूर करने के लिए कोई प्रोविजन ला सकती है। क्योंकि लास्ट ईयर के बजट से इस साल में, क्योंकि उसको 31 मार्च के बाद तुरंत उसका एक्शन शुरू हो जाएगा और नया बजट आते आते लगभग जुलाई बन जाएगी। तो ऐसा कोई भी प्रावधान जो 31 जुलाई तक पेंडिंग नहीं किया जा सकता है, ऐसे चेंजेस आने की अपेक्षा है इसमें। तो जहां तक इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने का सवाल है या किसी को, तो मुझे नहीं लगता है कि, अपेक्षाएं तो बहुत हैं, अच्छी हैं, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीजों की घोषणाएं कल बजट में उम्मीद नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसा वो करेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, जो पिछले बजटों में त्रुटि रह गई, कुछ गलतियां रह गई, या जिनका प्रभाव निगेटिव है, उन चीजों को दूर किया जा सकता है। और ऐसी भी कई चीजें हैं जिनको कि लाया जा सकता है। जहां तक अभी बात हो रही थी न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम की बात, देखिए न्यू रिजिम जो आई है, ये क्यों आई है? गवर्नमेंट की बड़ी साफ इंटेंशन है, अगर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है या कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल रिड्यूस करना है, तो आपको उसके लिए रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। रोजगार के लिए खर्चा, जब तक खर्चा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अब बचत को थोड़ा पीछे किया था कि आप बचत को ना करें, खर्च करें, और खर्च करेंगे तब इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। इंडस्ट्री लगेगी, चाहे लग्जरी हो चाहे कार हो, आप उनका ध्यान, इसके जो आया था 2 रिजिम जो मैंने स्टडी किया, उसके पीछे 2 सोच थी। पहली सोच तो जब आप खर्चा करेंगे तो इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री से रोजगार पैदा होगा। दूसरी चीज थी
बीच में हमारे यहाँ पे एक सेक्टर ऐसा था जिसके पास पैकेजेस बहुत हाई थे। भले से एक तबका ऐसा भी था इसको खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसके पैकेजेस बहुत हाई थे। वो उसमें क्या एक नोटिस करने की बात आ रही थी कि वो 40-45 इयर्स की एज में ही अपने के रिटायरमेंट बॉक्स में जा रहे थे। उन्होंने इतना पैसा पैदा किया, उनका वैसा इसको पैसे लगाते हैं और उसको हम हमारी काम चलेगी, बच्चों पे ध्यान देंगे। उन्होंने उसको खत्म करने के लिए भी जो लाए कि आप खर्च करो। उन्होंने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाने के लिए नई रेजिम लाए कि आप खर्च करिए, ताकि वो लोग भी आराम से ना बैठें और खर्च करेंगे, और साथ में आगे उनकी सेवाएं भी 45 साल से 60 साल। गवर्नमेंट की सोच बड़ी साफ है। तो इसलिए ओल्ड रिजिम में कुछ, नई रिजिम में छूट का इस तरह से प्रावधान होगा जो तो नहीं हो सकता। हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है जैसे हाउसिंग लोन है, इंटरेस्ट है, इन सब चीजों को कंसीडर भले इस बजट में करे या अगले में लेके लगाए, यहां पर जरूर गवर्नमेंट जरूर सोचेगी। गवर्नमेंट सारा ध्यान उसी से है कहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, जिस चीज से उसकी ही छूट की संभावनाएं हैं, उसके अलावा नहीं। जी सभी जी, मैं विवेक जी की बात को, मोहन जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि दूरगामी दृष्टि रखते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार, और देश में अगर हम माने विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, और प्रधानमंत्री का टारगेट है कि ये 3री पोजीशन पे रहनी चाहिए। 2047 तक का उन्होंने वायदा किया हुआ है आम आदमी से। तो क्या माने हम, बेशक ये अंतरिम बजट हो, लेकिन ये एक रोड मैप दिखाई दे जाएगा, चूंकि राम मंदिर और बिहार में जो कुछ हुआ उससे बड़ी कॉन्फिडेंट है बीजेपी और सरकार दोनों कि वो ही अपना अगला बजट पेश करने वाले हैं। तो हम माने कि हमें रोड मैप दिखाई देगा कल जो भी आएगा बजट में? बिल्कुल रोड मैप दिखाई देगा, और सारी चीजें, सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड होगा। आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, जो जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, जो जो चीजें एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, या हाउसिंग जो योजना है, हर घर को मकान और नल पानी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ पे जो मध्यम वर्गीय है ना, वो सिर्फ इनकम टैक्स की छूट को ज्यादा ध्यान देता है, बाकी चीजों को ध्यान नहीं देता है। ये सारी चीजें होंगी, इनके बजट एलोकेट भी बढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर पे भी बढ़ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक घोषणाओं की बात है, तो घोषणाओं से आदमी जो प्रभावित होता है, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा दीजिए, उससे प्रभावित हो जाता है, या कोई ऐसी चीजों, ऐसी घोषणाएं होने की उम्मीद कम है। लेकिन जो निश्चित मानिए रोड मैप भी सामने होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर और खासतौर से एग्रीकल्चर और तीसरा डिफेंस सेक्टर, इन 3 के बजट में बढ़ोतरी तो होनी ही होनी है। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोड मैप इस बजट में दिखाई देगा, और सेविंग पर जो सरकार का पिछले 2-3 बजट से वो है कि सेविंग पर फोकस हटाकर एक्सपेंडिचर पर फोकस जो है वो हो जाएगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रार्थना जी को डिस्कशन में इन्वॉल्व करूंगा कि व्यापारी वर्ग के लिए कहा जाता है कि वो अपनी जब बैलेंस शीट बनाता है तो उसमें उसको बहुत सारे खर्चों की डिडक्शन मिल जाती है, बहुत सारे खर्चे अलाउड हो जाते हैं उसको। लेकिन जो वेतन भोगी होते हैं, जो सैलरीड क्लास होते हैं, अभी सर ने भी सैलरीड क्लास लोगों की बात करी, सैलरीड क्लास जो लोग होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि उनको टैक्स प्लानिंग करने के लिए केवल सेविंग करने का ही ऑप्शन मिलता है या इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर वो फिर वो नई रिजिम में आ जाते हैं जो विवेक जी ने हमें अभी समझाई, तो भी जो है उनके पास बहुत ज्यादा जो है माध्यम नहीं रहते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर सैलरी में और वेतन भोगियों के लिए विशेष रूप से आपको क्या लगता है कि इस बजट में आए जिससे वो शायद सरकार से और ज्यादा खुश हो सके? मुझे ये लगता है कि हमारी ये जो मांग है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वेतन भोगियों को मिलता है अभी जो 50,000 रुपये है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखी जाए तो वो लिमिट बहुत ही कम है। हम काफ़ी समय से, हमारा सी एसोसिएशन भी काफ़ी समय से मांग कर रहा है कि कम से कम 1 लाख की डिडक्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि जो सैलरी क्लास है वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट टैक्स पेयर है। उसको तो तनख्वाह मिलती ही उसका टैक्स काट के है, और वो उसको एकदम सही तरीके से अपने रिटर्न के अंदर दर्शाता है। तो ये टाइम है सरकार के लिए कि जैसे कि सरकार ने अपनी योजनाएं स्टार्ट की थी कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को वो प्रोत्साहन करेंगे और उनको रिवॉर्ड देंगे। तो जो सैलरी क्लास है उनके लिए एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भरना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 50,000 की छूट से अब कुछ नहीं होता है। दूसरा, जैसे कि विवेक जी ने बोला कि जो एनपीएस है, क्योंकि नई रिजीम में क्योंकि सेविंग्स
जो सैलरी क्लास अपना प्रोविडेंट फंड में जो करता था एटीसी की डिडक्शन के लिए, वो लिमिट अब खत्म हो गई है, उसका बेनिफिट उसको नई रिसीम में नहीं मिलेगा। तो अगर जो एनपीएस है वो वाली स्कीम का अगर डिडक्शन जो इंसान अपने खुद का भी देगा, अगर सरकार इसको ले आती है नई रिसीम में, तो इसका फायदा बहुत ज्यादा सैलरी क्लास को मिलेगा। और एक सेक्शन है 80TTA, जिसके अंदर जो बैंक अकाउंट में जो आपकी सेविंग आती है उसमें आपको 10,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है। इसके ऊपर अभी हाई कोर्ट ने भी सरकार से बोला था कि आप 31 जनवरी तक इसको कंसिडर कीजिए कि अगर इसकी लिमिट को अगर बढ़ाया जाए, क्योंकि 10,000 रुपए का जो सेविंग का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 50,000 की जो सरकार ये जो सेविंग का जो डिडक्शन देती है सेविंग बैंक की इंटरेस्ट में, तो उसको भी कम से कम सरकार को 75,000 या 1 लाख करना चाहिए। कि जैसे सरकार ने सीनियर सिटीजन स्कीम की लिमिट बढ़ाई थी 15 लाख से 30 लाख रुपए, तो उस हिसाब से 50,000 से लेके उसको भी बढ़ाना चाहिए, और 80TTA की 10,000 की जो लिमिट है उसको भी सरकार को 20 या 25,000 रुपए करना चाहिए। तो जो आप बात कर रही हैं, तो क्या ये लॉजिकल नहीं होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को, क्योंकि किसी की सैलरी जो है वो सालाना 6 लाख रुपए और किसी की सैलरी मंथली 6 लाख रुपए है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक फिक्स की जगह इसको अगर सरकार परसेंटेज के बेस पे कर दे तो वो शायद ज़्यादा एक लॉजिकल डिस्कशन एक सिस्टम हो जाए और उसकी एक मैक्सिमम कैप की जा सकती है, तो शायद उससे एक अच्छा, जिसे कहते हैं, निकल कर ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। तरीका तो यही होना चाहिए कि जिसकी जितनी सैलरी है उस हिसाब से उसको परसेंटेज के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकार ने अभी एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है जो कि 50,000 रुपए है, वो अमाउंट आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कम है। एटलीस्ट उस अमाउंट को तो वो बढ़ाते हैं सबके लिए। जी। आशीष जी, आप कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी बीते कुछ सालों में कंपनीज के ऊपर जो टैक्स है उनको थोड़ा सा रेशनलाइज किया गया है, उनको थोड़ा सा कम किया गया है, जबकि इसके और उससे देखा यह गया है कि टैक्स रेट कम करने से टैक्स का बेस बढ़ा है, कॉर्पोरेट टैक्स से कलेक्शन भी बढ़ा है, जबकि इसके कंपैरिजन में जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं या दूसरे जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज हैं उनका जो टैक्स रेट है उनसे ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि इस बजट में कोई ऐसा रेशनलाइजेशन आ सकता है, या पार्टनरशिप फर्म्स को या दूसरे जिनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, कंपनी से भी ज़्यादा लग रहा है, उसके लिए कुछ घोषणा कुछ हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। कंपनीज में एक्चुअली गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स भी एंटर कर रहे हैं और इस देश समय बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज है जो इंडिया में एंटर कर रही हैं, तो उनको रेशनलाइज करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए कंपनीज का टैक्स रेट 22% पे आ गया, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका 15% पे भी ले आए थे कोविड टेन्योर में, और जो 31 मार्च 24 तक कंपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से नई कंपनी आ रही है ये उसको भी बढ़ाएंगे और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस देश में इस समय मेक इन इंडिया का जो प्रेशर है और जो हमारा इम्पोर्ट पर फोकस है, अगर हमें इम्पोर्ट अगर ग्रो करना है तो अपने इम्पोर्ट्स को कम करना ही पड़ेगा, और इसके लिए हमें अपने देश में जितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। तो कंपनीज का टैक्स रेट कम होना चाहिए, पर साथ ही साथ मुझे लगता है जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में कह के, बल्कि मैं कहूँगा वो जो मेन मुख्य धारा में LLPs हैं उनका टैक्स बेस कम करना चाहिए, क्योंकि वो एक रेगुलर कंप्लायंस करती हैं, फाइलिंग करती हैं, एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है। तो अगर उनको भी ये बूस्टअप करेंगे कि स्टार्टअप में भी उन्होंने LLPs को बाहर रखा हुआ है, जबकि कुछ जगहों पे गवर्नमेंट के साथ कुछ जगहों पे वो रियायत देने की इच्छा रखते हैं, कुछ जगहों पे LLPs को रियायत देने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो जो ये डिस्पैरिटी है कि अब कभी हम आपको कंपनी मानेंगे, कभी हम आपको कंपनी की तरह नहीं मानेंगे, ये इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जब हम कंफ्यूजन छोड़ते हैं तो साथ के साथ उस सेक्टर को डीमोटिवेट करते हैं उस सेक्टर उस इनकॉर्पोरेशन या कंस्टिट्यूशन में जाने के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म को तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक नॉन कॉर्पोरेट है, नॉन लीगल एंटिटी है, जिसको ग्रेजुअली स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हर एक की बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। जब तक मेरी आंसरेबिलिटी नहीं रहेगी, जवाबदेही नहीं रहेगी, मेरा स्वयं अच्छा काम करना और बेहतर काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि LLPs पे तो एटलीस्ट टैक्स रेट कम करें, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई LLP और पार्टनरशिप फर्म को एक ही तरीके से काम करें। तो 30% का जो स्लैब रेट है वो ज्यादा है, उसको 22 नहीं करके पर 25 तो करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इस देश में बहुत पुराने समय से सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है।
तो अगर आप टैक्स रेट देते हैं तो कंप्लायंस डेफिनेटली बढ़ेगी उस चीज़। देखिए, जैसा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सब लोग समझते हैं कि कंपनीज हर व्यक्ति बनाना नहीं चाहता, क्योंकि कंप्लाइंस इतनी ज़्यादा होती है कि हर व्यक्ति उसको फॉलो शायद नहीं कर पाता। तो ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग LLP की तरफ भी चले जाते हैं जिसमें कंप्लाइंस कम है। तो आपको लगता है ऐसा कि अगर रेट्स की एक जो डिस्पैरिटी है वो खत्म होती है तो शायद यहाँ पर भी टैक्स बेस जो है बढ़ेगा? जब हम अच्छे रेट्स, ये हमारे देश में एक अलग विडंबना है कि जब भी हम टैक्स रेट गवर्नमेंट कम करती है, कंप्लायंस उसका या रेवेन्यू उतना ही बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अभी भी पैरेलल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस देश में, जिसको टैप करना गवर्नमेंट की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि और हमारी भी एज अ प्रोफेशनल हमारा भी प्रयास रहता है कि हमारे टैक्स, हमारे क्लाइंट्स भी जो हैं सही टैक्स का अवलोकन करें और उसको जमा कराए टाइमली गवर्नमेंट के पास। बट जब तक कंफ्यूजन, जैसे मैंने आपको कहा, गवर्नमेंट अगर खुद कंफ्यूजन क्रिएट करती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं SSC लेना चाहता है। तो जब तक ये कंफ्यूजन खत्म करे, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस करे। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हूं तो चाहे मैं LLP में हूं चाहे मैं कंपनीज में हूं, मैं एक रेट से टैक्स दूंगा तो उसका डेफिनेटली हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अच्छा, मैं ये पूरे हाउस के लिए ये प्रश्न रख रहा हूँ। सर ने अभी बात करी 43B एक सेक्शन की, और अभी इस समय ये पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, शायद पूरे देश में ये चल रहा है कि एक सेक्शन है 43B सब क्लॉज H, जिसको लेकर जो है वो व्यापारी जो है वो काफ़ी परेशान है, या तो वो एग्जैक्टली क्या है और क्या उसमें बदलाव हम देखना चाहते हैं बजट में, ताकि जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, क्योंकि ये सीधे सीधे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कनेक्टेड है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब ऐसे ऐसे जो है वो हमसे माल नहीं ले रहे, क्योंकि इस तरीके से हम जो है रजिस्टर्ड, और वो कह रहे हैं कि आपका पेमेंट अगर टाइम पर नहीं हुआ तो हमारा डिसअलाउंस हो जाएगा और टैक्स लग जाएगा। तो हाउस में मैं चाहूँगा कि इसको लेकर बजट पर आप क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि चीज़ें आनी चाहिए? देखिए, इसमें बड़ा साफ है, गवर्नमेंट की इंटेंशन तो बहुत क्लियर थी। गवर्नमेंट की इंटेंशन के सेक्शन लाने के पीछे ये था कि जो छोटे व्यापारियों को पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता था, उन्होंने इस सेक्शन को लाकर ये कोशिश की कि पेमेंट इनको टाइम पर मिल जाए। इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है कि जो SSC है उसको ऊपर से ही पेमेंट नहीं आ रहा है, वो पेमेंट आगे कैसे करे? अब वो आगे कैसे करे? जिसमें दूसरा पहलू इसका सामने ये आ गया कि वो सफरर हो गए कि MSME में रजिस्टर्ड हैं, उनसे लोगों ने माल खरीदना बंद कर रहे हैं। यस, वो कह रहे हैं कि MSME का रजिस्टर्ड पहले सरेंडर करो तब हम माल लेंगे। MSME रजिस्टर्ड हो गया तो हमारा खर्चा डिसअलाउंस हो जाएगा। इसके देखिए, कोई भी चीज़ जब अच्छी होती है तो उसके कोई दो पहलू तो होते ही होते हैं। गवर्नमेंट का पहलू बड़ा साफ था, वो चाहती थी कि छोटे व्यापारियों को समय पर पेमेंट हो, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में कि इसको एक तो फेज वाइज अनाउंस हो, एकदम से कोई चीज को एक साल में थोपना मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। तो उसको या तो फेज वाइज करें, या इसमें कम से कम ये अभी छूट दें कि अगर किसी का एग्रीमेंट है और पार्टी दोनों तैयार हैं लंबे पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट पे अगर दोनों तैयार हैं तो उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक एग्रीमेंट की शर्त जरूर डाल लें कि वो तैयार है या नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि जो व्यापारी MSME में रजिस्टर्ड है वो भी सफरर हो सकता है। और इसकी डिफिकल्टी एक पहलू पे नहीं है, इसकी डिफिकल्टी सामाजिक स्तर पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इनको अपने रिपोर्ट्स में भी आएंगे, तो उसको पता है इस व्यापारी की इतनी टैक्स पे की कैपेसिटी नहीं है, ना इसको इतना प्रॉफिट है, मानते उसको जोड़ करके उसका प्रॉफिट बैठ रहा है। तो इन सब, या दूसरी चीज है इसको फेज वाइज करें कि पहले साल इतना, दूसरे साल ऐसे, तीसरे साल ऐसे, या तीसरी इसकी एक तरीका ये भी हो सकता है जो 43 भी होता है, जब इसका पेमेंट कर दें तब उसकी छूट मिल जाए। जैसे पहले होता था कि आपने कोई टाइम पे अगर पेमेंट नहीं किया, जब उसको कर दिया उस साल उसकी छूट मिल जाए। थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स फाइलिंग से पहले उसका पेमेंट हो जाए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास मैसेज पहुंच गए हैं डिफरेंट फोरम से। मुझे लगता है ऐसी चीजें शायद कल बजट में या किसी और रूप में या नोटिफिकेशन के रूप में सामने 31 मार्च से पहले आ जानी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करके चल रहे हैं।
बाकी तो मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। प्रार्थना जी, सोशल सिक्योरिटी को लेकर कई बार बात की जाती है कि जो लोग टैक्स देते हैं, कल भी यहाँ व्यापारी वर्ग थे तो वो लोग कहते थे कि हम लोग टैक्स देते हैं इतना, लेकिन हमारी सोशल सिक्योरिटी को लेकर कुछ नहीं होता है। तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं बजट में सोशल सिक्योरिटी को लेकर? मेरे को ये लगता है कि यही सरकार है, क्योंकि ये सरकार मानी जाती है कड़े नियम लेने के लिए, कि अगर सोशल सिक्योरिटी के ऊपर अगर कोई नियम बन जाए तो उससे क्या होता है कि जो टैक्स पेयर्स है, जो अपना ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहा है, तो उसको एक फ़ायदा दिखेगा कि हाँ, मैंने जो टैक्स पे किया है इतने सालों तक, अपने काम जो मैंने किया है उसका अगर मैंने 30% अगर सरकार को दिया है तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ रियायत मिली है। हम आज से 2-3 साल पहले जब कोविड का जब समय था तो तब हमने देखा था कि हर एक इंसान परेशान था, हर एक इंसान को ये डर बैठा हुआ था कि अगर कल को मेरे को कुछ हो जाएगा तो उसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी फैमिली को कौन देखने वाला है। और अब जबकि सरकार ने, अब आप देखो जो नई रिजीम जो लेके आई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से सेविंग को डिस्करेजमेंट मिला है। तो 80C के जो इन्वेस्टमेंट्स जो इंसान करता था PPF में, LIC वगैरह में, उन सब का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी, चाहे एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर्स है, अगर इनको लेके जो ऑनेस्ट जो जना जो टैक्स पे कर रहा है इतने सालों से, अगर उसको कहीं पे भी कुछ भी अगर सहूलियत सरकार दे दे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इससे जो कंप्लायंस स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं दो इसमें पक्ष रखूंगा। पहला तो 43BH, ये एक्चुअली गवर्नमेंट इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज करने के चक्कर में ये लॉ लाई है कि हम एक पॉलिसी बनाए देश के लिए कि सबको टाइमली पेमेंट के लिए। पर पहला क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट ही इसको फॉलो कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट के पेमेंट सबसे लेट आते हैं। तो जब मैं दूसरे पे कोई कानून लगाऊं तो पहले इंप्लीमेंट खुद पे करके देखूं कि ये सक्सेसफुल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, अगर वही 3 महीने 4 महीने में या जो भी पेमेंट व्यय होता है वो बजट को मार्च में ही खत्म करने के हिसाब से मार्च में पेमेंट करती हैं, तो कैसे हो सकता है कि जिसने अप्रैल मई जून में उसको माल बेचा है, क्या वो उसको टाइमली पेमेंट कर रहा है? पहला इश्यू। दूसरा, ये GST में भी लाए थे कि 6 महीने से अगर ऊपर आपका पेमेंट ड्यू है तो हम उसका GST रिवर्स कर दें। आप ITC रिवर्स उसका करते हो जो पेमेंट नहीं कर रहा। जिसको पेमेंट नहीं मिला उस बेचारे के लिए क्या ऑप्शन है? आज मैं व्यापार करता हूँ, छोटे व्यापारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं माल बेचता हूँ, मैं उधार माल बेचता हूँ, सामने वाले ने अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो मेरा व्यापार उसी दिन खत्म हो गया, क्योंकि मेरी मूल रकम के साथ प्रॉफिट भी चला गया। प्रॉफिट तो चलो अलग बात है, मूल ही वापस आ जाए, मैं उसके अब हाथ जोड़ने गिड़गिड़ाने की स्टेज पे पहुंच जाता हूँ कि भाई मेरे पैसे वापस दे दो। क्या इसको लेके कोई नियम है कि मैं रेमिडियली कुछ इसको 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में कुछ ऐसा एक्शन ले सकूं कि मेरा पैसा वापस आ जाए? ये नियम लाने के चक्कर में उन्होंने इनकम टैक्स में इस प्रोविजन को लाए, बट अल्टीमेटली क्या होगा कि मैंने पेमेंट नहीं किया तो मेरे इनकम में जुड़ गया। मेरी अगर 5 करोड़ की सालाना टर्नओवर है, मैंने 1 करोड़ का पेमेंट नहीं किया जो 45 दिन से ऊपर का है, तो 1 करोड़ पे आप जोड़ के मेरे पे 30 लाख रुपए टैक्स लगा रहे हो। मेरा प्रॉफिट ही 5 लाख 10 लाख का है साल का, तो आप मुझे भी डिफॉल्टर बना दे रहे हो। मैंने 1 करोड़ का पेमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा 2 करोड़ फंसा हुआ है, तो मैं 2 करोड़ वहां डूबा, इधर गवर्नमेंट का डिफॉल्ट हुआ, तो मेरे लिए ऑप्शन है कि मैं व्यापार बंद करूं और कहीं नौकरी ढूंढूं। तो जब मेक इन इंडिया रेजीम में हम जा रहे हैं तो कोई भी एक तरफा डिसीजन लेने से सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो मुझे रिकवरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना है। गवर्नमेंट लाइट तो है, बहुत सारे MSME में सरलता, सहूलियत, कुछ एग्जाम उसमें है कि आप केस फाइल करो, पर उनके डिसीजन ही 1.5 2 साल में आते हैं। तो जब वो भी आते या नहीं आते, तो ये एक होता है टाइम बाउंड प्रोग्राम है। मेरे पैसा रिकवरी के लिए क्या करेगी, वो बिजनेस के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है। और दूसरा जो आपका इशू था, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, जो 30% टैक्स दे रहा है उसको सस्ते स्कूल, सस्ते कॉलेज नहीं चाहिए, ना ही उसको सस्ती कुछ और चाहिए, क्योंकि जब वो खर्च कर सकता है तो वो किसी भी एक्सीडेंट, हमारे देश में इतनी डिस्पैरिटी के किसी के पास चांद के जाने के पैसे हैं और किसी के पास पैदल चलने के भी नहीं है, चप्पल खरीदने के भी नहीं है, और इतना फर्क है। तो उसे वो नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि अगर वो अपनी बात किसी फोरम पे, जैसे मुझे अगर आज पुलिस में या जुडिशरी में कोई वेटेज नहीं है, मैं अगर मेरी कोई गलती भी है या गलती कोई मुझ पे केस भी फाइल करता है तो मुझे एक नॉर्मल मुजरिम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा।
चाहे मैं 30% का टैक्स पेयर हूं चाहे 0% का टैक्स पेयर, मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो हायर इनकम है वो अपनी सहूलियत सब अरेंज कर लेता है। चाहिए उसको कि जब सोशली उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है जो सरकार से होती है वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो, क्योंकि उसने सरकार को पेड टैक्स किया है। तो कुल मिला के बात यह है कि इनकम टैक्स पेयर को अगर आप कुछ क्या नाम है पैसों के रूप में कुछ सुविधा नहीं दे सकते, तो कुछ ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं जिससे उसको लगे, जिससे उसको प्राउड फील हो, कुछ ऐसे प्रिविलेजेस दे सकते हैं। जैसे बीच में एक बात आ रही थी, किसी पैनलिस्ट ने ही इसको किया था कि इनकम टैक्स पेयर को एक एग्जाम्पल लेते हैं कि IRCTC में रिजर्वेशन में ही एक कोटा बना दिया जाए, तो आपके पास एक ये होता है कि प्राउड जो है वो प्रिविलेज है। तो उससे ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो टैक्स कलेक्ट करने के साथ साथ लोगों के अंदर ये भावना भी पैदा कर पाएगी कि टैक्स कलेक्ट भी होगा, और साथ में टैक्स कलेक्शन के साथ साथ लोगों को दूसरे लोगों को ये प्रेरणा देने का भी मौका मिलेगा कि टैक्स कलेक्ट करने से ये सारे फायदे होते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने बीच में शुरू किया था, एप्रिसिएशन लेटर तक ही वो सीमित हो गया कि अच्छे टैक्स पेयर्स को एप्रिसिएशन लेटर तो बहुत लोगों को आए थे, लेकिन वो उसके आगे उससे ज्यादा कोई बढ़ नहीं पाया, और इसका बल्कि खामियाजा और उठाना पड़ा लोगों को कई बार कि सपोज जैसे GST डिपार्टमेंट ने किसी व्यापारी का सम्मान कर दिया बहुत अच्छा टैक्स के, मामचा उसके यहाँ इनकम टैक्स की सर्च हो गई इनकम टैक्स ने सम्मान कर दिया तो उसकी GST की सर्च हो गई। तो कई बार लोग सम्मान से भी डरने लगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सम्मान हमारा नेगेटिव हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को एक बहुत फ्रूटफुल नियम बनाना चाहिए कि सम्मान की फीलिंग भी हो, सम्मान की रक्षा भी हो, और सम्मान सिर्फ खरीदा ना जाए, सम्मान एक्चुअल हो, सम्मान जैसा लगे, सम्मान जैसा। विवेक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि 2 महीने बाद, जैसे चर्चा में भी आया कि 2 महीने बाद चुनाव है और कि लोकतांत्रिक में वोट का बहुत महत्व होता है, जो भी सरकार होती है वो चाहती है कि हम दोबारा वापस सत्ता में आए, तो क्या ऐसा दिखाई देता है कोई जन कल्याणकारी योजना सरकार दबे ढके रूप में सामने ला सकती है, या जो योजनाएं चल रही हैं उनकी राशि बढ़ा सकती है, कुछ इस तरह का लगता है कि आपको ऐसा संभव है? देखिए, जैसा कि बजट हर बार जो होता है बीजेपी की सरकार में दूरगामी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए होता है, और इस बार काफ़ी अपेक्षाएं भी बहुत हैं। और जैसा कि न्यू टैक्स प्रोविजन की, और मिडिल क्लास जो है वोटर वो बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा है, और गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इच्छा रहती है कि उसको थोड़ा सा प्लीज़ किया जाए। तो जैसे अभी बात चल रही थी कि सोशल सिक्योरिटीज़ की, अगर मैं बात करूं तो रोटी कपड़ा और मकान एक बेसिक नीड है, और नए टैक्स रिजीम में इसी को जो ओल्ड रिजीम है उसमें हम हाउसिंग लोन की ब्याज पे भी छूट देते हैं, लेकिन अगर बेसिक नीड है तो उसकी भी तो छूट उसको मिलनी चाहिए ना, नए टैक्स रिजीम में भी। तो ऐसी छूटों को जो बेसिक नीड्स के लिए जरूरी है, तो अगर गवर्नमेंट को घर घर तक पहुंचना है तो छोटे करदाता का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट आशीष जी ने बताया कि भाई जो बड़ा टैक्स पेयर है, जो अल्टीमेटली खुद ही 30% के स्लैब में आ रहा है, उसको उतनी सोशल सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट जरूर डिजर्व करता है गवर्नमेंट से। लेकिन जो एक मिडिल क्लास है, एक छोटा जो टैक्स पेयर होता है, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि भाई जो उसकी जो सेविंग्स है वो उसको करे। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कह करके गए हैं कि भाई हमें अपना इतना बचा करके रखना चाहिए कि मुसीबत में काम आ जाए। और जो हमने अभी कोविड के टाइम पे देखा भी कि ठीक है, हर आदमी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता कि उसको सैलरी समय से मिलेगी, या काम नहीं भी हुआ किसी कारणों से तो भी सैलरी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में भाई लोगों को सैलरी या नहीं मिली तो मेरे पास सेविंग्स भी तो होनी चाहिए। अगर मैं खर्च ही खर्च करूंगा तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा अगर इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को सेविंग्स को, जो उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर्स को, थोड़ा सा सेविंग्स की तरफ और प्रमोट करना चाहिए कि सेविंग्स बढ़े, तो इससे करदाता को भी फायदा होगा। और एक जो मुसीबत के समय में हमें जरूरत पड़ती है जिस रकम की, तो वो होने बहुत जरूरी है। प्रार्थना जी, जैसे विवेक जी ने कहा हाउसिंग लोन की बात हुई थी, वो बीच में कुछ किस तरह की खबरें भी आ रही थी कि हाउसिंग लोन में सरकार सब्सिडी
देने जा रही है या दे सकती है, कुछ इस तरह है, लेकिन घोषणाएं नहीं हो पाई थी। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि हाउसिंग लोन पर कोई रियायत इस बजट में सरकार घोषणा कर सकती है? मेरे को लगता है कि सरकार हो सकता है कि जो नई रिजीम है उसमें भी हाउसिंग लोन की जो डिडक्शंस है उसको कंसिडर करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हर एक जने को घर देने का आश्वासन दिया है। और अभी जैसे जब राम मंदिर बना था तब उन्होंने नई योजना लेके आए थे कि सोलर प्लांट्स लेके आएंगे, वो चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो वो हम सूर्य भगवान से ही लेके कंज्यूम करें अपने घर पे। तो मुझे लगता है कि उसको लेके भी इस बजट के अंदर कोई ना कोई बड़ी संभावना है कि कोई ना कोई अच्छी घोषणा होगी। सर्वेश जी, प्रधानमंत्री की जो सोच है वो टूरिज्म को लेके, उनका ये कहना है कि भाई अपने देश में आप घूमिए, अपने देश के हर हिस्से को जानिए, और साथ ही साथ बीच में उन्होंने डेस्टिनेशन मैरिज पे भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि अपने देश में ही ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो क्या माने टूरिज्म और ट्रैवल को लेकर सरकार कुछ रियायतें कर सकती हैं? आगरा की एयरपोर्ट की बड़ी चर्चा है, उसके लिए धनराशि आवंटित हो सकती है। ऐसी सब चीज़ों के लिए ये इंटरिम बजट होता है। यहाँ पे जैसे कि आपको कोई चीज़ ऐसी छूटी हुई है, यहाँ पे इंटरनेशनल तो नहीं, एयरपोर्ट के लिए आपको धनराशि आवंटित करनी है या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को देना है, फिर स्टेट गवर्नमेंट देगी, ऐसी घोषणाएं ही बजट में सम्मिलित होती हैं। यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नोटिस में आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही टूरिस्ट पॉइंट डेवलप होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो आदमी इजीली मूव कर जाता है या सोच जाता है। आज की डेट में हम अयोध्या जाने की बड़ी आसानी से सोच लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हम बाई रोड भी जाएंगे और 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या हम इससे पहले सोच पाते थे? हमें पहले लखनऊ का रिजर्वेशन चाहिए, लखनऊ से फिर अयोध्या जाना है, कार से तो सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि सुबह चलेंगे अगले दिन पहुंचेंगे। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती हैं और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आती हैं। और इस गवर्नमेंट के आने के बाद या इस गवर्नमेंट की सोच के अनुसार आजकल धार्मिक जगह भी धार्मिक पर्यटन में बदल रही है। इसलिए नेचुरली गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, और हम लोग ब्रज क्षेत्र में रहते हैं और ब्रज क्षेत्र की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि इधर मथुरा है और इधर आगरा है। अगर मथुरा की सोच रखेंगे तो भी आगरा का डेवलपमेंट होगा, और आगरा की सोच रखेंगे तो भी आगरा का डेवलपमेंट। आशीष जी, इस वर्ष हमने कई बार पढ़ा और सुना जीएसटी में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी आया, तो क्या हम जो धनराशि सरकार की आमदनी बढ़ी उसको और आगे जो उन्होंने टारगेट रखे हैं उसकी झलक कुछ मिल सकती है? जो जैसे पहले चर्चा आई थी रोड मैप, कुछ जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट काम कर रही है और जो हाईवेज पे या हमारे पोर्ट्स पे काम हो रहा है वो अनपैरेलल है। आज तक जितना पिछले 70 साल में नहीं हुआ उतना 10 साल में काम हुआ है। और उसका हम सभी, जब हम दिल्ली से बॉम्बे 12 घंटे में ड्राइव करके जाने की एक संभावना को सामने देखते हैं कि हाँ ये हाईवे ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो गया और शायद दिसंबर तक ये पूरा भी हो जाएगा, या हर एक जो डिस्टेंसेस थे वो एक आधा घंटा आधे रह गए ट्रैवल में, चाहे एक शहर से दूसरे शहर हो। तो डेफिनेटली उस इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है जिसकी वजह से टूरिज्म भी बढ़ रहा है, लोगों की जाने की हिम्मत बन रही है। पर साथ ही साथ सिटी के बाहर के अलावा सिटी के अंदर का जो परिवहन है वो हर शहर में बद से बदतर होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट उस पर फोकस करेगी तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, विगत 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार को क्या करना चाहिए, बजट में क्या होना चाहिए या क्या होने जा रहा है, ये हमारा विषय रहा, इस पर हमने चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करेंगे जब कल सरकार के दृष्टिकोण सामने आ जाएगा। सरकार बजट पे, अंतरिम बजट पे किस तरह का अंतरिम बजट लाई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी अर्थ विशेषज्ञों के साथ और आम आदमी के साथ, किसको क्या मिला, किसके लिए क्या रहा और किसके लिए क्या बचा रह गया, क्या होना चाहिए जब भी सरकार, जो भी सरकार बनेगी वो अपना बजट आगे पेश करेगी, तो क्या जो बचा रह जाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।